मूवी ए वतन मेरे वतन की कहानी उषा मेहता की कहानी है। आइए उनकी कहानी को जानते हैं। फिल्म की शुरुआत सूरत 1930 से होती है, जहां एक स्कूल टीचर बच्चों को गांधी जी की नमक आंदोलन तहरीक के बारे में बता रहे होते हैं कि ऊपर से अंग्रेज सरकार के कारिंदे आ जाते हैं जो उस टीचर पर बहुत तशद्दुद करते हैं, इतना तशद्दुद कि उसकी वजह से उस टीचर की डेथ हो जाती है। उन सरकारी कारिंदों को रोकने के लिए जब उषा आगे बढ़ती है तो उसको भी डंडों से मारते हैं। उषा जो कि 10 साल छोटी सी बच्ची है। जब उषा घर पहुंचती है तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्से होते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उसके पिता अंग्रेज सरकार से तनख्वाह लेते हैं और उनके लिए जज की खिदमत सर अंजाम देते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी भी किस्म की ऐसी एहतजाजी सियासी सरगर्मियों में शरीक हो। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और उषा बड़ी हो चुकी है। सन 1942 दिखाया जाता है जिसमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें उषा और उसका दोस्त कौशिक भी शामिल होते हैं। अंग्रेज करिंदे सबको मार मार कर वहां से भगा देते हैं। उषा और उसके दोस्त जाकर मिलते हैं बलवीर सिंह से, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर है। इसके बाद ये सब मिलकर आजादी की जंग लड़ते हैं। उषा जब घर पहुंचती है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या आप किसी सियासी सरगर्मियों में शरीक हो या आपने कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो उषा कहती है ऐसी कोई बात नहीं। तो उसका पिता कहते हैं मेरे सर की कसम खाकर कहो। तो उषा उनके सर की कसम खा लेती है, लेकिन फिर कमरे में जाकर बहुत रोती है क्योंकि उसने पहले ही कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अगली सुबह अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए उसका पिता उसे गाड़ी गिफ्ट करता है जिस पर ब्रिटिश अंपायर का झंडा लगा होता है। उषा जैसे झंडे को देखती है तो अपने पिता से कहते हैं कि ऐसी गाड़ी पिताजी आप ही को मुबारक हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उषा अपने दोस्त कौशिक से अपना हर राज शेयर करती है, वो उसे ये बात भी बताती है। इसके बाद दोनों बलवीर सिंह के पास चले जाते हैं, फिर उसके साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं। एक जगह उनकी मुलाकात होती है फिरदौस इंजीनियर से। जब ये दोनों उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर डांस पार्टी चल रही होती है। कौशिक और उषा भी डांस पार्टी में शरीक हो जाते हैं। डांस करते हुए उषा की नजर पड़ती है रेडियो पर। वो फिरदौस इंजीनियर से पूछते हैं कि रेडियो कैसे चलता है, तो वो उसे बताता है कि इसके जरिए हम अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी है इसलिए इसको पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। उषा के एक दोस्त फहद होता है, वो उसे बताता है कि मुझे राम मनोहर लोहिया बहुत पसंद है, वो मेरी जिंदगी के रियल हीरो हैं। वो भी हमारी तरह आजादी की जंग लड़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल सीक्रेट वे से। इसके कुछ दिनों के बाद गांधी जी कुछ बच्चों से बात कर रहे होते हैं। वहां पर एक लड़की सवाल करती है कि हम सब आजादी की जंग लड़ रहे हैं तो क्या हम सबको ब्रह्मचार अपना लेना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये सबका अपना अपना फैसला होता है। इसके बाद उषा खड़ी होकर ऐलान करती है कि मैं ब्रह्मचार अपनाऊंगी और वो ब्रह्मचार अपनाने की कसम खा लेती है। कौशिक उसे रोकने की कोशिश करता है तो उषा उसे कहती है कि देखो कौशिक, तुम मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। तुमने जिंदगी के आसान फैसलों में सिर्फ मेरा साथ दिया है, आज जब बलिदान की बारी आई है तो तुम अपना हाथ छुड़ा लेना चाहते हो। कौशिक उषा से नाराज होकर वहां से चला जाता है, मगर बाद में हम देखते हैं कि जब गांधी जी आंदोलन तहरीक का आगाज करते हैं तो उषा के साथ साथ उसका दोस्त कौशिक और फहद भी शामिल होते हैं। इस इनकलाबी एहतजाज के दौरान गांधी जी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज करके उसे दरहम बरहम कर दिया जाता है। तब उषा अपने दोस्तों को बताती है कि हम 1857 की जंग आजादी इसीलिए हारे थे कि हम सब के दरमियान म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं थी। अगर आजादी के सब मतवालों के दरमियान कोई राब्ता होता तो हम इन जालिम अंग्रेजों को 1857 में यहाँ से भगा देते। आज इस राब्ते का सबसे बेहतरीन जरिया रेडियो है। वो रेडियो लेने के लिए जब फिरदौस इंजीनियर के पास जाते हैं तो उन्हें कहता है कि इसकी कीमत 4000 रुपए है। इन सब दोस्तों के पास सिर्फ 500 रुपए होते हैं। तब उषा की दादी उसे बहुत सारा जेवर देती है और उससे कहती है कि अगर इसके बदले मुल्क को आजादी मिलती है तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है। फिरदौस के मुलाजमीन में से एक मुलाजिम पुलिस का खबरी होता है, वो पुलिस को जाकर खबर दे देता है और जब ये रेडियो को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर इन सबको देख रहा होता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि एक इंडियन होता है। वो भी चाहता होता है कि इंडिया को आजादी मिले, इसलिए वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। रात के 8:30 बजे उषा वंदे मातरम से अपने प्रोग्राम का आगाज करती है और इसके बाद आजादी और इनकलाब के हवाले से गुफ्तगू करती है। अंग्रेज सरकार को भी इस रेडियो को पता चल जाता है और पुलिस को हुक्म देती है कि जल्दी से इस रेडियो को बंद किया जाए और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पॉडकास्ट करने के बाद जब उषा अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आई हैं। तो उषा उनसे झूठ बोलती है, उनसे कहते हैं कि मैंने लॉ की उस चिट्ठी सर की लॉ की क्लास ज्वाइन कर ली है, इसलिए अब मैं रोज देर से आया करूंगी। धीरे धीरे रेडियो के इस प्रोग्राम की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलने लग जाती है। राम मनोहर लोहिया को भी इस प्रोग्राम का पता चलता है तो अपने साथियों से कहते हैं कि रेडियो कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इन लोगों को भी अपने साथ मिलाना चाहिए। जब एक रात उषा प्रोग्राम करने के बाद घर पहुंचती है तो अपने पिता के साथ देखती है लॉ क्लास के साथ चिट्ठी को। उसका पिता को सारी बात का पता चल जाता है। वो उषा से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। उषा कहती है सच तो यह है पिताजी कि मैंने कांग्रेस
पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और अब मैं कांग्रेस के लिए रेडियो प्रोग्राम भी करती हूँ। उषा का पिता गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर देता है और उषा रात के वक्त खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। जाते हुए वो एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें वो लिखती है कि पिताजी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वतन की मोहब्बत आपकी मोहब्बत पर बहुत भारी है, इसलिए मैं अब देश की आजादी के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। उषा और उसके दोस्त राम मनोहर लोहिया से मिलते हैं। राम मनोहर लोहिया उन तीनों की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा सकते हैं। अंग्रेज सरकार एक शातिर पुलिस ऑफिसर को हायर करती है जो नहीं बताता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है जो रेडियो के बारे में जानता है और वो है फिरदौस इंजीनियर। पुलिस उसके घर पर छापा मारने के लिए चल पड़ती है और वही पुलिस ऑफिसर जिसने रेडियो को शिफ्ट होते हुए देखा था वो जाकर बलवीर सिंह को बता देता है कि तुम्हारा रेडियो प्रोग्राम अब बहुत खतरे में है। बलवीर सिंह फिरदौस को बचाने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके वहां पर जाने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। फिर बलवीर सिंह अपने साथियों से कहता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। वो अपने साथियों की जान बचाने के लिए अकेला ही पुलिस का सामना करता है, जिसकी वजह से पुलिस उस पर गोलियां चला देती है और उसकी डेथ हो जाती है। राम मनोहर लोहिया आजादी की इस आग को मजीद भड़काते हैं और कहते हैं कि बलवीर सिंह ने अपनी जान क्यों दी थी। उसने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी और हम उसकी जान का लहू जाया नहीं होने देंगे। उषा आजादी की इस तहरीक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ठान लेती है। उषा कहती है कि चाहे तो मेरी जान जाती है तो जाए, अब मैं मुल्क के कोने कोने में रेडियो के जरिए आजादी के शोले भड़का दूंगी। राम मनोहर उषा को एक स्पीच रिकॉर्ड करके देता है जिसे उषा अपने प्रोग्राम में रोजाना चला देती है। अब रेडियो की आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था। राम मनोहर के विचार पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में छुपी हुई आजादी की आग और तेज हो गई थी। पुलिस एक ऐसी वैन मंगवाती है जो रेडियो के सिग्नल को ट्रेस कर सकती है। राम मनोहर के खबरी उसे इस बात की खबर दे देता है। राम मनोहर उषा से कहता है कि अब हमें कुछ दिन के लिए रेडियो प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए ताकि उस गाड़ी को पकड़ा जा सके, लेकिन उषा अपना प्रोग्राम बंद नहीं करती और प्रोग्राम जारी रहता है। उषा जब पॉडकास्ट कर रही होती है तो वैन सिग्नल ट्रेस करते हुए उनकी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। उस गाड़ी को देखकर एक आदमी सीटी बजाता है। सिग्नल समझते हुए उषा प्रोग्राम बंद कर देती थी, जिसकी वजह से गाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में नाकाम हो जाती थी। पुलिस से बचने के लिए उषा और उसके साथी जगह बदल बदल कर रेडियो के प्रोग्राम करते हैं और जब एक दफा वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो पुलिस की वैन उनकी बिल्डिंग के करीब पहुंच जाती है और पुलिस उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है और सब लोगों से कहते हैं कि आप चुपचाप इस बिल्डिंग से निकल जाएं। तब उषा कमरे में जल्दी से रेडियो को छुपाती है और कमरे से जैसे ही बाहर आती है तो एक पुलिस वाला उसके सर पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि तुमने कमरे से बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तब उषा उससे कहती है कि मेरा पड़ोसी पोलियो का मरीज है, उससे सीढ़ियां नीचे उतारने में मुझे ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए मैं देर से पहुंची, और वो पुलिस वाला उसे जाने देता है। एक आदमी उषा को बताता है कि पुलिस ने हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए 2 वैन का इस्तेमाल किया था। अब अगर हमें इन दोनों वैन को मिस गाइड करना है तो हमें एक ट्रांसमीटर भी यूज करना पड़ेगा। फिरदौस इंजीनियर ट्रांसमीटर बनाने में लग जाता है। जब उषा और उसके दोस्त ट्रांसमीटर लेने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिरदौस इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रांसमीटर भी साथ ले गई है। अब अगर उषा एक ही ट्रांसमीटर से प्रोग्राम करती है तो ठीक 10 मिनट के अंदर उसे पकड़ा जा सकता था। अब प्रोग्राम करने का मतलब सीधा मौत है, लेकिन राम मनोहर उससे कहता है कि मेरी आज की स्पीच बहुत जरूरी है, अगर ये स्पीच कौम तक पहुंच जाती है तो इसके बाद हिंदुस्तान को आजाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उषा फैसला करती है कि मैं अकेले ही इस स्पीच को ऑन एयर करूंगी। तब कौशिक उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मेरी जान जाती है तो फिर जाए भाड़ में। जब स्पीच ऑन एयर होती है तो पुलिस को भी सिग्नल मिल जाता है और वो भी सिग्नल ट्रेस करते उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां से प्रोग्राम चल रहा होता है। तब उषा कौशिक से कहते हैं कि हमें तब तक पुलिस को बाहर रोकना है जब तक स्पीच मुकम्मल नहीं हो जाती। उषा और कौशिक दोनों पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं और उधर पूरे हिंदुस्तान में स्पीच ने अपना काम कर दिखाया था। ये स्पीच सुनने के बाद लोग सड़कों पर आ गए थे। पुलिस उषा और कौशिक को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी सारे हजूम पर लाठी चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। उषा और कौशिक पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप ये बात मान लो कि इस सारे काम के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है और वो है राम मनोहर लोहिया। लेकिन वो दोनों पुलिस की बात मानने से इनकार कर देते हैं और आगे से कहते हैं जय हिंद। अदालत उषा को 4 साल की सजा सुनाती है और उसे पूना एयरवाड़ा में मुंतकिल कर दिया जाता है। वो जैसे ही जेल से बाहर आती है तो वो देखती है कि रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही बड़ा हजूम उसका इस्तकबाल करने के लिए आया हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि 1944 में राम मनोहर लोहिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ठीक 2 साल बाद 1946 में उसे भी छोड़ दिया जाता है। जैसे ही राम मनोहर लोहिया आजाद होते हैं तो फिर से आजादी की तहरीक में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 1947 में मुल्क को आजादी मिल जाती है और हमें सीधा 1998 दिखाया जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट उषा को पद्म अवार्ड से नवाज रही होती है और इसके 2 साल बाद उषा की डेथ हो जाती है। उसकी जिंदगी के खात्मे के साथ ही हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को मजीद और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए मुझे आप सब दोस्तों की राय और मशवरा दरकार है।